हेलो माय डियर टीचर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ रिसर्च का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। ये मुझे बहुत सारी बार पूछा गया है कि मैम हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कैसे बनाएं, या फिर इसको कैसे हम प्रपोजल में पुटअप करें, या फिर एक्चुअली होते क्या है। तो सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। और अगर अब तक आप मेरी वीडियोस के साथ नहीं जुड़े मेरे चैनल के साथ, तो प्लीज जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप मेरे चैनल के साथ जुड़ते हैं और कोई भी सेशन मेरा देख रहे हैं, तो जरूर साथ में अपनी पेन बुक और डायरी लेके आइए और एक नोट्स बनाने की हैबिट डालें कि आज हमने क्या कवर किया, कौन से टॉपिक कौन से डेट पर। तो इससे क्या होता है, हमें भी एक मोटिवेशन रहता है कि हम कुछ पढ़ रहे हैं और हमें भी फिर कभी रेफर करना है तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आर द आउटकम्स दैट यू एम टू अचीव बाय कंडक्टिंग रिसर्च। ठीक है, तो आउटकम्स मतलब रिजल्ट। अब अगर मुझे आपसे कुछ जानना है तो उसके लिए मुझे सही क्वेश्चन पूछना जरूरी है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमको पता लगती है रिसर्च ऑब्जेक्टिव से। अब रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, मतलब रिसर्च पेपर के लिए या पीएचडी के लिए। तो सबसे पहले रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के आउटकम्स जो हम अचीव करना चाहते हैं इस टॉपिक से, जो हमने प्रपोज किया। मैनी रिसर्च प्रोजेक्ट्स कंटेन मोर देन वन रिसर्च ऑब्जेक्टिव। जब आप इनिशियल लेवल पर स्टार्ट करते हैं रिसर्च पेपर, तो मेरी सजेशन है आप एक ही रिसर्च ऑब्जेक्टिव पर काम कीजिए, क्योंकि हमें क्लैरिटी मिलती है और हमें समझ आता है कि हम कैसे कर रहे हैं कुछ काम। बट जब हम पीएचडी प्रपोज करते हैं, तो एटलीस्ट हमारे पास 4 to 5 ऑब्जेक्टिव्स होनी चाहिए। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जब हम एक रिसर्च पेपर करते हैं, वो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि उससे एक पीएचडी थीसिस बन जाए, और पीएचडी थीसिस इतनी नैरो नहीं होनी चाहिए कि उससे हम एक रिसर्च पेपर बना सके। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। पर्पस ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव टू ड्राइव द रिसर्च प्रोजेक्ट। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव से क्या फायदा होता है? इट हेल्प्स टू ड्राइव द रिसर्च प्रोजेक्ट, मतलब ये हमें रास्ता बता रहा है और मोटिवेशन दे रहा है और हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि हम यही चीज अचीव कर रहे हैं, इंक्लूडिंग डेटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन्स। तो पूरी कहानी हमारी रिसर्च ऑब्जेक्टिव से है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आल्सो हेल्प यू नैरो इन ऑन योर फोकस ऑफ योर रिसर्च। जैसे अगर हमें पता होना चाहिए हम सेटिस्फेक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम लॉयल्टी नहीं पढ़ रहे। तो अगर मेरा ऑब्जेक्टिव इज सेटिस्फेक्शन है, तो मैं लॉयल्टी कैसे पढ़ूंगी? तो यहाँ पर हमें क्लैरिटी मिलती है। एंड की वेरिएबल्स जैसे हम बात कर रहे हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन, लॉयल्टी, या आपने अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर से वेरिएबल्स ढूंढे। अब जैसे मैंने कस्टमर सेटिस्फेक्शन बोला, इसको हम जनरली वेरिएबल नहीं बोलते, इसको हम बोलते कंस्ट्रक्ट। अभी कंस्ट्रक्ट क्या रहता है? जिस चीज को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो सपोज अगर मुझे पब्लिक बस का सेटिस्फेक्शन ढूंढना है कि कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं, तो सपोज मैं एक पैरामीटर, एक कंस्ट्रक्ट लेती हूँ कंफर्ट। अब मैं कंफर्ट को कैसे मेजर करूं? तो इट इज डिफिकल्ट, ओके, क्योंकि जो मेरे लिए कंफर्टेबल है, प्रोबेबिलिटी या चांसेस है कि वो आपके लिए कंफर्ट नहीं हो। तो जब हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, तो हमें पता लगेगा कि कंफर्ट के लिए कौन सी स्टेटमेंट्स यूज हुई। इंडिकेटर्स जैसे सीट्स आर कंफर्टेबल, या एंट्री और एग्जिट सही है कि नहीं। ठीक है, तो जिस चीजें से भी हमको कंफर्ट, मतलब क्राउड है कि नहीं, तो ये सारी चीजें कंफर्ट को जस्टिफाई करती है। तो याद रखिए ये हमें सब चीजें कहाँ से मिलती है? रिव्यू ऑफ लिटरेचर से। मैं अपने हर रिसर्च के सेशन में बोलती हूँ, जितना आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर स्ट्रांग होगा, उतना स्ट्रांग आपका गैप मिलेगा, उतनी स्ट्रांग आपकी स्टडी बनेगी। उसी के बेसिस पर आपको अपने वेरिएबल्स और कंस्ट्रक्ट्स मिलेंगे स्टडी के, और वहीं से हमारी सारी कहानी स्ट्रांग बन जाती है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट मतलब विच you need certain indicator statements. Now here comfort was a, I'll say, an abstract concept because I don't know how to measure it. So we are using certain statements that will help me to measure satisfaction of the bus commuters. Okay, stress, how you will measure stress? पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, रिलेशनशिप का स्ट्रेस होता है, मनी का स्ट्रेस होता है, जॉब्स का स्ट्रेस होता है। तो यू विल हैव इंडिकेटर्स टू मेजर दैट स्ट्रेस. So whenever you require indicators to measure that stress, to measure a variable or तो factor, it is called as construct. ठीक है, तो ये हमारे रिसर्च पर हमको फोकस करवाता है। टिपिकली रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स अपीयर, अब कहाँ पर लिखते हैं हम? इन अ रिसर्च प्रपोजल ऑफन बिटवीन द इंट्रोडक्शन एंड द रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, तो कह रहे हैं अक्सर, ये मैंने कई सोर्स से पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है। समटाइम्स डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द पेपर और प्रपोजल, यू कैन प्लेस द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स इन द इंट्रोडक्शन। एक्चुअली अगर आप ज्यादा रिसर्च को स्टडी करेंगे, तो इंट्रोडक्शन के एंड में, जब हम इंट्रोडक्शन एंड करते हैं, उसके एंड में हमको पता होना चाहिए कि ये पूरा पेपर, ये स्टडी किसके बारे में।
Okay, never leave your readers guessing that what the paper is all about. So I believe at the end of the introduction section there should be a certain or few lines which will help us understand that what is the objective of the study. Usually researchers also list their objectives in the abstract of the तो ये कहाँ पर रिसर्च प्रपोजल में, पीएचडी में, रिसर्च पेपर में ये सबका फॉर्मेट होता है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, हर यूनिवर्सिटी का रिसर्च पेपर, हर जर्नल का अपना फॉर्मेट होता है। आई ऑलवेज गिव अ डिस्क्लेमर फॉर रिसर्च सेशंस कि आपको वही फॉलो करना है जो आपके रिसर्च सुपरवाइजर बोल रहे हैं, आपके सेंटर का रूल है या फिर आपके यूनिवर्सिटी में फॉलो किया जाता है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स डिस्क्राइब व्हाट यू इंटेंड योर रिसर्च प्रोजेक्ट। आप अपने रिसर्च स्टडी को जो प्रपोज किए उस ऑब्जेक्टिव से आप क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या एकम्प्लिश करना चाहते हैं, या आप क्या मकसद है उस स्टोरी को उठाने का, टॉपिक को लेने का। They summarize the approach and purpose of the project and help to focus on your research. Your objective should appear in the introduction of your research paper at the end of your problem statement. ठीक है, तो इससे क्या होता है, पूरी कहानी का फ्लो हमें पता लग जाता है। आगे चलते हैं। A research aim is a broad statement indicating the general purpose of your research project. It should appear in your introduction. देखिए सेम बात है। आगे चलते, हाउ टू राइट रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। अब जब आप रिसर्च इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, पीएचडी के लिए, वो आपको पूछते हैं हाउ यू आर गोइंग टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स। सो जब इसका मतलब आपको नहीं समझ आता, इसका मतलब है हमारी प्रिपरेशन स्ट्रांग नहीं है। सपोज यू हैव मेंशन्ड 5 to 6 ऑब्जेक्टिव्स। इफ द पैनल इज आस्किंग यू हाउ यू आर गोइंग टू अचीव देम, सो योर आंसर हैज टू बी आइदर इट विल बी अचीव थ्रू प्राइमरी डेटा और थ्रू सेकेंडरी डेटा। ठीक है, अगर मैं सेकेंडरी डेटा की कोई ऑब्जेक्टिव की बात करूं, सपोज मार्केटिंग में, कॉमर्स में, थियोरी में आप कोई चैप्टर लिख के या कुछ कंटेंट लिख के आप वो अचीव करेंगे, सो दिस ऑब्जेक्टिव विल बी अचीव थ्रू सेकेंडरी डेटा। Another thing, now my objective is to measure the satisfaction of bus commuters. So I cannot measure it or identify it from the secondary data. So what I'm supposed to do, I'll create a questionnaire, I'll design a questionnaire, maybe I'll use a Likert scale, and then I have certain statements, and I'm going to do a survey and ask people to request them to fill the form. तो जब हम ऐसे करते हैं इसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा। तो याद रखिए, when the panel is asking you questions how we are going to achieve the objectives, your answer has to be either it has to be through primary data analysis और secondary data। आपको पता होना चाहिए आप कैसे अचीव कर रहे हैं। ठीक है, और मैंने बहुत सारे रिसर्च सेशंस, मेंटर से बात करती हूँ, सीखती हूँ मैं रोज आपके साथ शेयर करने के लिए। तो मैंने ये भी सीखा है कुछ ऑब्जेक्टिव्स नहीं होने चाहिए। जैसे तो सपोज आपका टॉपिक है पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट पर, तो आप पूरी कहानी में सिर्फ पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट के बारे नहीं लिख रहे। ठीक है, देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स दैट नीड टू बी कवर्ड। अगर आप पूरी स्टोरी, पूरी थीसिस में सिर्फ उसी के बारे लिख रहे, ओके, सबको इक्वल वेटेज है, तो आपको ये ऑब्जेक्टिव नहीं रखा है टू डिस्क्राइब द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ बस ट्रांसपोर्ट, जबकि आप एनालिसिस की बात कर रहे हैं। ओके, और लास्ट में आपके पास ये भी नहीं होना चाहिए टॉपिक सजेशन, जैसे ऑब्जेक्टिव टू गिव सर्टेन सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द बस ट्रांसपोर्ट इन मुंबई। ओके, क्योंकि ये ना आपके रिसर्च का एक पार्ट ही होने वाला है। इट शुड नेवर बी एन ऑब्जेक्टिव, बिकॉज जब भी आप रिसर्च करते हो आप ये सजेशंस देने वाले ही है। ओके, तो याद रखना ये सारी। अभी जैसे किसी का है सपोज स्टूडेंट इंगेजमेंट पर प्रोजेक्ट है, थीसिस है, तो आप ये नहीं बोलोगे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूडेंट, because by default when you are writing a thesis you are supposed to give an introduction about the topic you are going to work on। तो ये सारी चीजें आपके ऑब्जेक्टिव्स में नहीं आनी चाहिए। ओके, सो हाउ टू राइट अ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, पिन पॉइंट द मेजर फोकस। क्या आपका फोकस है रिसर्च का, ब्रेक डाउन योर रिसर्च फोकस इनटू रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। और ऑब्जेक्टिव्स कैसे फ्रेम होते हैं वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। और राइट योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स इन द स्मार्ट फॉर्मेट। ओके, स्मार्ट फॉर्मेट आपको पता होगा, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, दे शुड बी स्पेसिफिक, दे शुड बी मेजरेबल, दे शुड बी अटेनेबल, आर से दे शुड बी रियलिस्टिक, और टी से टाइम बाउंड। ओके, स्मार्ट फॉर्मेट। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इन अ होटल स्लाइड। ठीक है, अगर इसकी फ्रेमिंग इंग्लिश की रॉन्ग हो सकती है, बट आपको क्या याद रखना है, देखिए अभी ये मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिए जो बच्चे मुझे शेयर करते कि मैम हमारा ये ऑब्जेक्टिव्स करेक्ट है कि नहीं। सबसे पहले जब आप ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम कर रहे हैं, आप याद रखिए आप क्या अचीव करना चाहते हैं स्टडी से। ठीक है, और आपके पास कितने एस्पेक्ट्स है कवर करने को। ओके, तो यहाँ पर आता है लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। नाउ लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मतलब क्या, कम लेवल, मिडल लेवल। ठीक है, तो लेवल वर्ड यूज किया तो क्यों यूज किया। सेटिस्फेक्शन एक होटल के क्लाइंट का, तो सपोज समबडी इज गोइंग फॉर अ होटल, तो होटल में आपकी स्टे होगी। ठीक है, आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, आपका वहाँ का एम्बियंस देखोगे, आप वहाँ की कस्टमर सर्विस देखोगे, सपोज पूल है, रिजॉर्ट है। ओके, तो ये सारी चीजों से आपकी सेटिस्फेक्शन मेजर होने वाली। तो यहाँ पर हम क्या करें, सिर्फ लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो जब एक ही वेरिएबल, इसको बोलते हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस।
तो यहाँ पर आपके पास कौन सा टेस्ट लगेगा, आप ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपके यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव में सिर्फ सेटिस्फेक्शन एक ही वेरिएबल है। ठीक है। तो सेकंड, टू डिटरमाइन द फैक्टर्स दैट मोटिवेट पीपल टू कमिट क्राइम्स इन द सोसाइटी। अब आपको पता है पोस्ट कोविड मैनी पीपल आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स कमिटिंग क्राइम। ओके, सो व्हाट रीजन, सो यू वांट टू डिटरमाइन द फैक्टर्स। तो आपको ये फैक्टर्स कहाँ से मिलेंगे, जैसे मैं बोलूंगी वन ऑफ द फैक्टर इज पॉवर्टी। Okay, second, it could be people are enjoying easy money. Third, it could be there are lot many problems, people are not getting jobs. तो ये सब तो जनरल मुझे पता है, because we read a lot, we know. बट फ्रॉम द रिव्यू ऑफ लिटरेचर व्हेन यू आइडेंटिफाई सर्टेन फैक्टर्स, अब मैं उन फैक्टर्स का क्या करने वाली हूँ, कौन सा एनालिसिस लगाऊंगी, और ये मैंने क्यों रखा ऑब्जेक्टिव, यहीं से डिसाइड हो जाता है। Okay? तो यहाँ पर अभी ये क्या है, यूनिवेरिएट है बाइवेरिएट है, ये आपको डिसाइड करना है। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन द फैक्ट्स दैट रेज सेल्फ कॉन्फिडेंस इन किड्स। क्या अदर ये ऑब्जेक्टिव है, आपको फैक्ट्स जैसे मैं बोलूंगी घर पर अच्छा इन्वायरमेंट, पेरेंट्स का अच्छा लव, या फिर प्रोटेक्टिव फैमिली, या बच्चे को सिक्योर लगता है, या बच्चे के स्कूल में इन्वायरमेंट अच्छा है, या फिर बच्चे को स्कूल में फ्रेंडशिप्स अच्छी है, या उसके साथ कोई बैड इंसिडेंट नहीं हुआ। तो कौन से फैक्टर्स है बच्चों के सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के। टू डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन द हेल्थ ऑफ टीनेज गर्ल्स। ठीक है, अभी ये देखिए यहाँ पर दो वेरिएबल्स है, इम्पैक्ट ऑफ मीडिया एंड हेल्थ ऑफ टीनेज गर्ल्स। जब याद रखिए आप ऐसे ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हैं, तो आपको क्या याद रखना है कि इम्पैक्ट ऑफ मीडिया आप कैसे मेजर करेंगे। ओके, नाउ व्हेन द पैनल इज गोइंग टू आस्क हाउ वी आर गोइंग टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, फर्स्ट यू विल से आउट ऑफ द फोर, जैसे आपने द फोर ऑब्जेक्टिव्स प्रपोज किए, तो कौन सा प्राइमरी डेटा है, कौन सा सेकेंडरी डेटा। बट हम गड़बड़ कहाँ करते हैं, जब मैं ये लिख रही हूँ डिटरमाइन द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, टू डिटरमाइन द फैक्टर्स, टू डिटरमाइन द फैक्ट्स दैट रेस, टू डिटरमाइन द इम्पैक्ट, हमें ये याद रखना है अगर ये प्राइमरी डेटा से अचीव होने वाले, तो मैं रिस्पॉन्डेंट्स के लिए क्वेश्चंस क्या बनाऊंगी। ओके, तो अगर आप अच्छी जर्नल्स का रिव्यू ऑफ लिटरेचर करें, तो आप देखेंगे आजकल रेडीमेड क्वेश्चन आते हैं जिसको हम स्केल बोलते हैं। ओके, रेडीमेड क्वेश्चनर इन द स्केल मतलब उसको मेजर किया होगा। सपोज आप सर्विस क्वालिटी की स्केल देखेंगे, वो बहुत एक बड़ा मॉडल है सर्विस क्वालिटी, SERVQU है, उसमें ना हमारे पास 5 पैरामीटर्स है। अगर आपने सुना होगा रेटर, तो रिलायबिलिटी, ए से एश्योरेंस, टी से टेंजिबिलिटी, ई से एम्पैथी, और आर से रिस्पॉन्सिवनेस। और अभी मैं पहला फैक्टर की बात करूँ तो रिलायबिलिटी या टेंजिबल्स। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि टेंजिबिलिटी के अंदर क्या स्टेटमेंट्स आ रही है। ओके, तो ये सारी चीजें ना रेडीमेड दी है, तो क्या हम उनका यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। क्या हमको परमिशन लेनी है, तो अगर परमिशन, मैंने आपको एक थीसिस रीड करके बताई थी, वहां पर जो रिसर्चर थे उन्होंने परमिशन ली थी, और शी वॉज वेरी लकी कि उनको परमिशन वहां से मिल गई थी। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि जब आप किसी का क्वेश्चनर कॉपी कर रहे हैं, सपोज अब देखिए हम सबके पास व्हाट्सएप ग्रुप्स रहते हैं जहां पर हमारे क्वेश्चन हम फ्रीली शेयर करें, सो देयर आर चांसेस somebody else is going to use your questionnaire, so it is always a good research practice if the thesis has been published. Okay, then you can always request the person if you know the name, and if you know it is available in a public domain, जैसे अगर आप वहां पर जाएंगे शोध गंगा पर तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उनको कांटेक्ट कीजिए। देखिए, अदरवाइज आपने किसी का क्वेश्चनर कॉपी कर लिया तो इट इज एन अनएथिकल प्रैक्टिस ना, किसी ने इतना हार्ड वर्क किया, उसने कितने मेहनत से क्वेश्चनर बनाएगा। आई अंडरस्टैंड आजकल आप लोग चैट जीपीटी AI यूज कर रहे हैं, बट रिसर्च एथिक्स भी तो अपनी जगह पर सही होने चाहिए। ओके, किसी का काम 3 साल का था और उसको आपने 4 दिन में कॉपी कर लिया, तो ये सारी चीजें भी तो बहुत गलत हो जाती है। ठीक है, तो आप परमिशन ले सकते हैं। फिर अगर रेडीमेड स्केल है, उसको अपने सेटअप में चेंज करना। अपने सेटअप में मतलब सपोज आपने रेटर कौन सी सर्विस क्वालिटी पर हो चुका है, तो जैसे एजुकेशनल सेक्टर में हो चुका है, कॉलेज एजुकेशन पर हो चुका है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हो चुका है, होटल इंडस्ट्री में हो चुका है। तो सपोज आज तक कोई ऐसा जगह है जहां पर नहीं हुआ, सपोज मोबाइल रिपेयरिंग की सर्विस क्वालिटी आजकल मेजर नहीं हुई है, तो आपको वो स्टेटमेंट्स देखनी है क्या वो मोबाइल रिपेयरिंग के टॉपिक पर सुटेबल है कि नहीं। अदरवाइज एडॉप्शन और एडेप्ट होता है डायरेक्टली कॉपी करना, उसको थोड़ा मॉडिफाई करना अपने सुटेबल, तो यू हैव टू गिव अ रेफरेंस एंड आपने क्यों चेंजेस किए, इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू एक्सप्लेन इट। ओके, बिकॉज सर्टेन एस्पेक्ट्स आर नॉट सुटेबल टू माई सर्विस, मतलब जो भी सर्विस हम ले रहे हैं अपनी स्टडी के लिए वैसा। ओके, तो डायरेक्ट क्वेश्चन, और ये आपको कहाँ से मिल रहा है डायरेक्ट क्वेश्चन, तो वो भी मैं आने वाली वीडियोस में शेयर करूंगी। अदरवाइज मैंने आपको बताया था, आप शोध गंगा पर जब जाते हैं
अच्छी थीसिस को ओपन कीजिए और चेक कीजिए कि उसमें से क्वेश्चन रेडीमेड है और हम क्या उसका क्वेश्चन सेम ले सकते हैं। अभी सपोज किसी ने मणिपुर या फिर दिल्ली में या पंजाब में या फिर हरियाणा में, ऐसे गुजरात में कहीं पर कोई स्टडी की है जो आपको लगता है मुंबई के लिए भी हो सकती है, तो आप देखिए आप उसको कैसे मॉडिफाई करेंगे। आप उसको पूरा कॉपी कर लेंगे, दैट इज अगेन अनएथिकल प्रैक्टिस। आप उसको कैसे सूटेबल कर सकते हैं, और रिसर्च में याद रखिए कॉपी कर लेंगे प्लेजरिज्म में डिटेक्ट हो जाएगा। पैराफ्रेज कीजिए, बट ऐसा भी ना होना कि किसी का आपने पूरा आइडिया उठा लिया। ओके, सो एड समथिंग टू दैट रिसर्च, व्हाई द स्टडी वाज सुटेबल इन गुजरात एंड नाउ हाउ कैन आई एंश्योर दैट आई डू समथिंग न्यू फॉर मुंबई, उसी टॉपिक को लेके। ओके, तो वेरिएबल्स ऐड हो सकते हैं, वेरिएबल्स माइनस हो सकते हैं, कुछ रेटर के मॉडल में ऐड हो सकता है, आप दे सकते हो। ओके, सो ऐसी सारी चीजें। तो अभी यहाँ पर इम्पैक्ट ऑफ मीडिया मैं कैसे मेजर कर रही हूँ, ये क्वेश्चन में मुझे पता होना चाहिए। और हेल्थ ऑफ टीनेज गर्ल्स में कैसे, तो सपोज इम्पैक्ट ऑफ मीडिया नेगेटिव या पॉजिटिव है, तो ये मैं कैसे मेजर करूंगी, ये आपको समझ आना बहुत जरूरी है। हम जब ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं एकदम इनिशियल स्टेज, वी आर वेरी रॉन्ग, वी डोंट नो एनीथिंग, वी आर न्यू। बट हमको ये याद रखना है, जब भी एक ऑब्जेक्टिव रख रहे हैं आपके दिमाग में होना चाहिए क्या ये सेकेंडरी डेटा से एनालाइज होगा या प्राइमरी, और प्राइमरी से होगा तो मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है। जैसे अब मुझे पता है मेरी टारगेट ऑडियंस बस कम्यूटर्स है, तो मैं उनसे जाके क्या क्वेश्चंस पूछूंगी। और ये कैसे पता लगता है, अभी जैसे मुझे उनसे पूछना है ना आपको बस की क्या दिक्कतें हैं, तो मैं उनको यही तो क्वेश्चन पूछूंगी कि बस की क्या दिक्कतें हैं। तो मुझे बताएगी बस टाइम पर नहीं आती, बस ओवर क्राउडेड रहती है, या बस अपने शेड्यूल पर आ भी जाती है तो हम उसको, वो थोड़ा आगे रुका देते बस, तो हम उनको जाके बस को कैच नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हमको मिलेगी, बट ensure that we are writing the right question, we are understanding the research question, and finally we are able to convert our research question into a manageable objective which could be achieved through primary data analysis और secondary data analysis। अभी जैसे मैं कॉमर्स से हूँ तो बहुत सारी अकाउंट्स की स्टडी होती है सेकेंडरी डेटा पर, तो हमें ये हमेशा जान लेना जरूरी है अपनी गाइड से डिस्कस करके कि पूरी स्टडी हम सेकेंडरी डेटा पर कर सकते हैं, क्या फायदा उसका। ठीक है, या वही टॉपिक पर सेकेंडरी डेटा एनालिसिस ही हो सकता है, या प्राइमरी डेटा है तो याद रखिए इसको क्वेश्चन में क्या पूछेगी। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, ऐसे शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस और जिसमें आपके बहुत सारी क्वेश्चंस क्वेरीज कवर हो जाते हैं, मैं चाहती हूँ आपके साथ लेके आऊँ, और आप अपने रिसर्च स्टूडेंट्स मतलब अंडर ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट से भी मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिसर्च को हर जगह प्रमोट करे। इनफैक्ट रिसर्च एक ऐसी चीज है वेयर वी कैन स्टैंड आउट एंड इट इज अ नेसेसिटी, एंड इनफैक्ट व्हेन वी एंटर इनटू टीचिंग वी शुड अंडरस्टैंड दैट research and learning, research and teachers go together. There are so many problems in the society. It will be I'll say मैं क्या बोलूं, it something very good if we can find a solution for any of the problems. Okay, तो याद रखिए रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करने का तरीका होता है, इंग्लिश अलग होती है, रिसर्च की इंग्लिश भी अलग होती है। यहाँ पर डिटरमाइन वर्ड अगर मैंने लिखा है, मैंने एक्सप्लोर लिखा है, इम्पैक्ट तो यहीं से डिसाइड हो जाएगा कि उसके ऊपर एनालिसिस कौन सा लगेगा, क्योंकि जब हम पीएचडी या रिसर्च पेपर लिख रहे हैं हमें एनालिसिस की नॉलेज नहीं होती। इसलिए जब आप स्टैटिस्टिक्स रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं तो ये सारी शब्दें भी पढ़ना जरूरी। ओके, तो याद रखिए ऑब्जेक्टिव ऐसे फ्रेम करें जो अचीवेबल हो, या तो सेकेंडरी डेटा या प्राइमरी डेटा से। हम जब भी क्वेश्चन मतलब ये बना रहे हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव, याद रखिए प्राइमरी डेटा कि आप रिस्पोंडेंट को क्या पूछेंगे। ऐसा तो नहीं है ना मैं सेटिस्फेक्शन मेजर कर रही हूँ बट मैं पूछ रही हूँ चीजें कुछ और। ठीक है, बारे ओके, एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आर द आउटकम्स दैट यू वांट टू अचीव, एंश्योर दैट यू आर टेकिंग अ गुड टॉपिक, इट इज मतलब you are passionate about it, it is giving some contribution to the society, it is adding to the academic literature, and a few years later you must be proud of your topic. Okay, we all know that थोड़े साल की मतलब मेहनत होती है, फिर उसके बाद हम भूल भी जाते हैं, बट देर विल बी अ डे व्हेन यू विल आल्सो बी द रिसर्च सुपरवाइजर्स एंड द गाइड्स, एंड फिर आप अपने बच्चों को अपनी थीसिस दिखाओगे तो आपको कैसा लगेगा। ओके, तो इतना ही आज की वीडियो के लिए, फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में। मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए, आप रिसर्च सीखो, मैं आपके साथ उसका लिंक भी शेयर करूंगी। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।